आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आज वीडियो के इस पार्ट में आपसे मैं राजस्थान हाई कोर्ट की जयपुर बेंच का एक जजमेंट शेयर कर रहा हूं और ये जजमेंट आईपीसी के सेक्शन 420, 467, 468, 471 और 120 बी के अंतर्गत है। साथियों, इस मामले में हाई कोर्ट ने जो एफआईआर दर्ज की गई थी इन धाराओं के अंदर उसको रद्द कर दिया। अब इस केस की क्या स्टोरी थी, सुप्रीम कोर्ट के किस जजमेंट का जिक्र करते हुए हाई कोर्ट ने इस मामले को रद्द किया, ये सारी बातें आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा इस वीडियो में। अगर आप इस जजमेंट को पढ़ना चाहते हैं, इसका लिंक मैं ऐड कर दूंगा, आप वहां से इसको पढ़ सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब साथियों, आपको मैं इस केस की स्टोरी बताऊं तो ये जो मामला है, ये जो केस है, ये प्रदीप कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, प्रदीप कुमार एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान एंड अदर्स के नाम से है। तो साथियों, इस मामले में जो पिटिशनर है वो आरोपी व्यक्ति है और उसने जो ये जो क्वेसिंग एफआईआर क्वेसिंग के लिए पिटिशन लगाई है वो किसके अगेंस्ट लगाई, स्टेट ऑफ राजस्थान के, और कंप्लेनेंट है जिसने कि कंप्लेन किया था। तो आपको इजीली समझ में आया है ये जो जजमेंट है, इसके लिए मैं यहाँ पे आपको पिटिशनर और रिस्पोंडेंट ना कह के आपको बताऊंगा कि जो फरियादी व्यक्ति है वो और आरोपी। तो आपको मैं फरियादी और आरोपी से आप समझ जाएंगे कि जो फरियादी व्यक्ति है वो व्यक्ति जिसने शिकायत किया है इस मामले में, और आरोपी व्यक्ति वो है जो जिसके ऊपर आरोप लगने के बाद वो व्यक्ति पहुंचा है हाई कोर्ट की मेरे ऊपर जो आरोप लगे हैं उसको, उस एफआईआर को रद्द कर दिया जाना चाहिए। तो आप उसे समझ पाएंगे कि जो आरोपी है और वो फरियादी है, उनके बीच किस किस तरह की, उनके बीच की कहानी क्या थी और किस तरह से मामला ये पहुंचा हाई कोर्ट। तो साथियों, सबसे पहले आपको बताऊं कि ये जो फरियादी व्यक्ति है, इसमें फरियादी व्यक्ति एक प्रॉपर्टी परचेस करना चाह रहा है आरोपी से। उसने कुछ प्लॉट हैं, वो प्लॉट नंबर का जिक्र किया गया जजमेंट में। आप मानिएगा कि 3-4 प्लॉट है जिसको कि फरियादी व्यक्ति आरोपी से खरीदना चाह रहा है, जिसके लिए फरियादी और आरोपी के बीच एग्रीमेंट होता है। और उस एग्रीमेंट में ये बातें लिखी जाती हैं कि जब अभी जो मामला है, अभी वो जो ज़मीन है, उस ज़मीन का कुछ मामला भी राजस्थान हाई कोर्ट में पेंडिंग है, और जैसे उसका निपटारा हो जाएगा उसके 6 महीने के अंदर फरियादी व्यक्ति क्या करेगा, आरोपी व्यक्ति को के जितने भी पैसे हैं प्रॉपर्टी को लेकर के, जितना भी कीमत है, सारा पैसा अदा करेगा। और जो आरोपी व्यक्ति है इस मामले में, आरोपी व्यक्ति प्रॉपर्टी फरियादी के नाम रजिस्टर्ड करा देगा और उसके बाद उसका नामांतरण भी करा देगा। और अगर मान लीजिए एग्रीमेंट में यह भी लिखा गया है कि अगर मान लीजिए कि फरियादी व्यक्ति 6 महीने के अंदर अगर आरोपी व्यक्ति को पैसे नहीं देता है, प्रॉपर्टी जो परचेस करना चाह रहा है, तो आरोपी के पास ये अधिकार रहेगा कि जो पैसा फरियादी ने अभी स्टार्टिंग में दिया है, आप समझते होंगे कुछ राशि देते हैं, कुछ लोग उसको बैनामा बोलते हैं, कुछ लोग उसको एडवांस पेमेंट कहते हैं, तो जो या फिर कुछ लोग उसको टोकन अमाउंट कहते हैं। तो जो भी उसने जो टोकन अमाउंट दिया हुआ है, जो एडवांस राशि दी है आरोपी को फरियादी ने कि अभी इतना एडवांस वो रख ले, 6 महीने के अंदर जो आरोपी है प्रॉपर्टी उसके नाम करा देगा। तो एग्रीमेंट में यह भी लिखा गया था कि अगर 6 महीने के अंदर फरियादी सारे पैसे जो हैं जो उसको देना है वो अदा नहीं करेगा आरोपी को, तो आरोपी के पास ये अधिकार रहेगा कि वो प्रॉपर्टी किसी दूसरे व्यक्ति को बेच सकता है। और दूसरी बात, फरियादी ने उसको जो टोकन अमाउंट दिया है, जो एडवांस राशि दिया है, वो उस राशि को अपने पर्पज़ के लिए यूज़ कर लेगा, फरियादी को नहीं लौटाएगा। हाँ, दूसरी बात ये भी लिखी गई थी कि अगर 6 महीने के अंदर आरोपी के साइड से गलती होती है, आरोपी जानबूझ करके रजिस्ट्री नहीं कराएगा प्रॉपर्टी की, तो फरियादी के पास ये अधिकार रहेगा कि वो कोर्ट से आदेश करा के प्रॉपर्टी अपने नाम ट्रांसफर करा सकता है। तो साथियों, इस प्रकार से ये कुछ एग्रीमेंट हुआ। अब फरियादी ने जो यहाँ पे जो एफआईआर दर्ज करवाई, तो फरियादी ने एफआईआर इस आधार पर दर्ज करवाई कि फरियादी के 3-4 पॉइंट थे। पहला तो ये कि उसने जो आरोपी से जिस प्रॉपर्टी को लेकर के सौदा किया था, आरोपी ने उस प्रॉपर्टी को किसी दूसरे व्यक्ति को बेच दिया। दूसरी बात ये कि यहाँ पे जब उसका एग्रीमेंट हुआ फरियादी का और आरोपी का, तो आरोपी का पहले से ही फ्रॉडलेंट इंटेंशन था, मतलब उसका पहले से ही उसका धोखा देने का उद्देश्य था। इसलिए आरोपी ने फरियादी को ये नहीं बताया कि जो वास्तव में जो प्रॉपर्टी उसके नाम है उसमें उसकी माँ और उसकी बहन का भी हिस्सा है, जिसका कि नाम उसने नामांतरण में नहीं दर्ज कराया है, इस चीज़ को उसने छुपाया। तीसरी बात यहाँ पे ये थी कि उसने जानबूझ करके ऐसा किया ताकि अपनी माँ और बहन को उसको पैसे ना देना पड़े, और जितना भी पैसा फरियादी ने दिया आरोपी को, वो सारा पैसा वो उसने गबन कर लिया। तो इन 3-4 मुद्दों को लेकर के उसने एफआईआर दर्ज करवाई और एफआईआर दर्ज कर ली गई। अब इसके बाद साथियों, अब
आरोपी का जो बचाव था, जो उसने कि हाई कोर्ट के समक्ष जो प्रस्तुत किया, जो उसने बताया कि किस किस प्रकार से उसका कोई दोष नहीं है, वो निर्दोष है, और जो एफआईआर दर्ज की है इसको रद्द कर दिया जाना चाहिए। तो आरोपी को पॉइंट कुछ इस प्रकार से थे कि आरोपी का ये कहना है कि हमने फरियादी को नोटिस भेजा था कि हमारा जो हाई कोर्ट का जो केस चल रहा था, जिसका हमने जिक्र किया था एग्रीमेंट में, वो मामला सेटल हो चुका है, प्रॉपर्टी का म्यूटेशन मीन्स नामांतरण हमारे नाम हो चुका है। तो अगर फरियादी चाहे, अगर फरियादी इस प्रॉपर्टी का बाकी बचा हुआ पैसा देता है तो हम प्रॉपर्टी उसको बेच सकते हैं। तो इस प्रकार से आरोपी ने कहा कि हमने फरियादी को नोटिस भेजा था, लेकिन फरियादी ने नोटिस का कोई भी जवाब नहीं दिया। जब इस प्रकार से जब लगभग 6 महीने बीत गए, उसके बाद आरोपी को ये समझ आया कि फरियादी उससे प्रॉपर्टी को लेकर के सौदा नहीं करना चाहता है, इसलिए अब वो प्रॉपर्टी किसी दूसरे व्यक्ति को उसने बेच दिया, उससे उसने एग्रीमेंट के लिए प्रॉपर्टी को बेचने के लिए। तो इस प्रकार से आरोपी का कहना है कि ये जो मामला है ये सिविल नेचर का है। अगर ये मामला जो कहा जाए कि मुख्यतः ये परफॉर्मेंस एंड नॉन परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को लेकर के है, तो इसलिए इसमें कहीं से कहीं तक कोई क्रिमिनल मुकदमा दर्ज होने का सवाल नहीं उठता है, और जिन धाराओं के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया है, इन धाराओं के अंतर्गत केस दर्ज नहीं किया जाना चाहिए। अब साथियों, जब मामले को हाई कोर्ट ने देखा, जब हाई कोर्ट ने अपनी टिप्पणी किया, तो आप वो समझिएगा हाई कोर्ट ने क्या कहा। तो साथियों, हाई कोर्ट ने जब दोनों पक्षों को सुना, तो हाई कोर्ट ने शुरुआत की 2-3 लाइन में ये जिक्र कर दिया कि प्राइमा फेसाई ऐसा लग रहा है कि ये जो मामला है ये सिविल काइंड का है, सिविल नेचर का है, और फरियादी जो है, फरियादी सिविल नेचर के प्रकरण को क्रिमिनल कोर्ट से एडजुडिकेट कराना चाह रहा है, और वो चाह रहा है कि सिविल नेचर के प्रकरण को क्रिमिनल का रंग दे दिया जाए और आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा लिया जाए। इसके बाद साथियों, इसमें हाई कोर्ट ने एक जजमेंट का भी जिक्र किया। यह था मुरारी लाल गुप्ता वर्सेस गोपी सिंह, ये 2006 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था। इस जजमेंट में साथियों जो मुख्यतः जो मुख्य मुद्दा उठाया गया था कि क्या कहीं पे अगर कोई ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट टू सेल ऑफ प्रॉपर्टी है, जहां कहीं पे प्रॉपर्टी को सेल करने के लिए एग्रीमेंट होता है और कोई पार्टी उसको ब्रीच करती है, मीन्स एग्रीमेंट का पालन नहीं करती है, तो क्या इस प्रकार के मुद्दे को, इस प्रकार के इशू को फ्रॉडलेंट इंटेंशन, डिसऑनेस्ट इंटेंशन की कैटेगरी में माना जाएगा या नहीं माना जाएगा। तो साथियों, यहाँ पे हाई कोर्ट ने आगे ये भी कहा कि ये जो मामला है, इस मामले में कहीं से कहीं तक ऐसा कहीं नहीं दिख रहा है कि आरोपी का फ्रॉडलेंट इंटेंशन था, क्योंकि फरियादी ने ये कहीं भी नहीं कहा है कि वास्तव में ये जो प्रॉपर्टी बेची है आरोपी ने, वो उसके नाम थी ही नहीं। तब कह सकते हैं कि हाँ, उसने फ्रॉड किया है। अगर जो प्रॉपर्टी आरोपी बेच रहा है अगर उसके नाम ना हो, तो ये कहा जा सकता है कि हाँ, उसने धोखा दिया है। दूसरा, ऐसा भी नहीं है कि आरोपी ने जिस प्रॉपर्टी को लेकर के एग्रीमेंट किया है, वास्तव में वो एग्रीमेंट करने लायक था ही नहीं। मीन्स कि ऐसा कह सकते हैं या तो वो माइनर था, या फिर वो प्रॉपर्टी उसके नाम नहीं थी, या फिर किसी दूसरे की प्रॉपर्टी का एग्रीमेंट कर लिया, ऐसा भी नहीं था। प्रॉपर्टी भी आरोपी के नाम पे है, और जो उसने एग्रीमेंट किया है वो भी एग्रीमेंट सही है, वो भी वैलिड है, लीगल है। तो ऐसा कहीं नहीं बताया गया कि आरोपी ने किस प्रकार से फ्रॉड किया है। केवल ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट है, इसका मतलब ये नहीं होता है कि वहां पे 420, 470, 68, 71 की धाराएं दर्ज कर लिया जाए, आरोपी को क्रिमिनल के खिलाफ क्रिमिनल ट्रायल चला दिया जाए और वो ट्रायल फेस करता रहे। तो इस प्रकार से साथियों, यहाँ पे हाई कोर्ट ने टिप्पणी किया कि यहाँ पे कहीं से कहीं तक 420 के जो इंग्रेडिएंट है वो मैच नहीं कर रहा है। दूसरा, हाई कोर्ट ने कहा कि यहाँ पे पुलिस ने इनके खिलाफ 467, 468 की धाराएं लगा दी हैं, फॉर्जरी, फॉल्स डॉक्यूमेंट, पनिशमेंट फॉर फॉल्स डॉक्यूमेंट। तो इनके भी कहीं कोई इंग्रेडिएंट नहीं है। ऐसा कहीं नहीं है कि आरोपी ने जो एग्रीमेंट किया उसमें कोई फॉर्ज किया है, उसमें कोई फॉर्जरी किया है, एग्रीमेंट में कोई कूटरचना कर दिया है, या फिर जिस प्रॉपर्टी को लेकर के उसने एग्रीमेंट किया उस प्रॉपर्टी के कागज उसने बना लिए हैं। तो फिर कूटरचना या फिर फॉर्जरी की जो धारा लगाई है उनका कोई औचित्य नहीं बन रहा है, क्योंकि उनके इंग्रेडिएंट दूर दूर तक कहीं से कहीं तक मैच नहीं कर रहे हैं। तो इस प्रकार से ऐसा कह सकते हैं कि इसमें कोर्ट ने कहा कि ये पूर्णतः पूरी तरह से ये जो मामला है ये ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट को लेकर के है, और इसलिए मामला पूरी तरह से सिविल नेचर का है। आरोपी है जिसमें जो फरियादी है, फरियादी व्यक्ति अगर चाहे तो इस मामले को सिविल कोर्ट में ले जा सकता है, और वहाँ पे परफॉर्मेंस, नॉन परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को लेकर के केस फाइल किया जा सकता है। लेकिन इस इशू को लेकर के आरोपी के खिलाफ क्रिमिनल ट्रायल नहीं चलाया जा सकता है, और इन धाराओं के अंतर्गत उसको प्रोसिक्यूट नहीं किया जा सकता है। तो साथियों, इस प्रकार से हाई कोर्ट ने ऐसे टिप्पणी करते हुए हाई कोर्ट ने इस एफआईआर को क्वैश कर दिया, इसको रद्द कर दिया गया।
तो आप समझ गए होंगे साथियों कि किस प्रकार से, जैसा कि हमने इससे पहले भी अपने वीडियो में बताया है कि आजकल हमने देखा है कि जहाँ कहीं भी कोई एग्रीमेंट होता है या फिर कहीं पे कोई ऐसा होता है कि कोई किसी कोई पर जो एग्रीमेंट है उसको परफॉर्म नहीं करता है, ब्रीच करता है, तो पुलिस अमूमन कई बार क्या होता है कि एक 420, 470, 69, 71, 120 की धाराएं लगा देती है और उसके बाद उसको ट्रायल फेस करना होता है। तो अगर आपका मुकदमा कुछ ऐसा है तो आप उसको क्वेश करा सकते हैं, या फिर दूसरा ये है कि आप उसको, जैसा हमने बताया कि आप उसको फ्रेमिंग ऑफ चार्ज के टाइम पे उसको आर्गूमेंट करके उसमें से डिस्चार्ज की एप्लीकेशन लगा सकते हैं, और अगर डिस्चार्ज सेशन कोर्ट नहीं करता तो फिर उसके खिलाफ भी आप रिवीजन में जा सकते हैं हाई कोर्ट में। तो आपके पास ये 2-3 ऑप्शन है जिसको आप अवेल कर सकते हैं। और इसके बाद भी अगर आपका मुकदमा क्वेश नहीं होता है या फिर रिवीजन अलाउ नहीं होता है तो फिर ट्रायल में, जैसा कि हमने बताया इससे पहले भी कुछ जजमेंट प्रस्तुत किए हैं कि आप उन जजमेंट के आधार पे अपना मुकदमा लड़िए, और अगर वहाँ पे इंग्रेडिएंट मैच नहीं कर रहे हैं जो बताए गए हैं 420, 467, 468, 120B इनके अंतर्गत, तो आप मुकदमे में बरी हो सकते हैं। जैसा हमने आपको बताया कि आप जजमेंट पढ़ना चाहते हैं तो उसका लिंक ऐड कर दूंगा, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। धन्यवाद सर।